हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, क्या जानेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। आज के जो वीडियो में हम जानेंगे वह है क्लास 12 का बायोलॉजी, यानी चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। इस चैप्टर को पूरा फुल डिटेल्स हम जानेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न शॉर्ट बनते हैं, किस प्रकार का शॉर्ट प्रश्न बनाए जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को बारीकी प्रत्येक पॉइंट को हम क्या करेंगे, पूरा विस्तार से समझेंगे और पूरा विस्तार से उसका प्रश्न का उत्तर भी नोट करते जाएंगे। एक साथ में ही सब समझेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करते ही समय पहले आपको ये नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो देरी नहीं करेंगे और समय को वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। हेलो गाइस, तो देखिए इसमें जो प्रश्न पहला बनेगा, देखिए प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे। इसमें आपको ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। आज में जितने डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में वो सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। कुछ ज्यादा ने सबसे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो सिलेक्शन करके हमने इसमें से निकाले हैं वो है कम से कम 10, 15, 20 के आसपास इसमें प्रश्न बनेंगे और उसी 20 प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी स्किप कर देंगे तो समझिएगा कहीं इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज को नहीं छोड़ना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए दोस्तों, पहला इसमें जो प्रश्न बनेगा वह जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अणुसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, तो यह प्रश्न को कैसे हम उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, कम से कम 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है ना, तो उस ऑप्शन में दिया रहेगा जो ऑप्शन, उसमें से जो सही उत्तर होगा वह चीज आपको टिक लगाना है और उन्हीं में से जो सही उत्तर है मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। ठीक है ना, तो देखिए जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अणुसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो 125 की आवश्यकता होगी। कितने होगी, 125 अणुसूत्री की विभाजन की आवश्यकता होगी। ये चीज इसमें मैंने लिख दिया, यही आपको प्रश्न का उत्तर सही होगा। और इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें ये भी एक प्रश्न का ऑप्शन दिया रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है। अगर एक पराग कोश है तो उस पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए कि आप लोग भिंडी देखे हैं, भिंडी, ठीक है ना, जो सब्जी खाने वाला भिंडी होता है उसी का आकार का होता है। ठीक है ना, अब ये जो हमारा जो पराग कोश है, ठीक है ना, इस आकार कुछ होता है। अब इसमें जो प्रक्रिया होंगी इस तरह कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है ना, यानी अगर जो भिंडी है उसको बीच धागे से, यानी ये मान लीजिए भिंडी है, अब जब इसको यहाँ से काट देंगे तो ठीक इसी प्रकार का उसकी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो उसमें आपको चार जो कमरा दिखाई देता है, वो चारों कमरा में एक उसमें क्या होगा, कोशिका आपको दिखाई, यानी एक दाने उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो उसको मान लीजिएगा कोशिका। ठीक है ना, तो वही जिस पूरा पूछ रहा है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो 4 नंबर पर ट्रिक लगाइएगा, क्योंकि इसमें 4 परागधानी होती है, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, तो इसमें आपको किस में ट्रिक लगाना है, 4 में। इसका उत्तर क्या होगा, 4। ठीक है ना, लगता है कि इंक खत्म हो गया था। चलिए दूसरा मार्कर लेते हैं, इसमें इंक खत्म हो गया है तो ठीक है। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न होगा तीसरा नंबर होगा। देखिए, वेलिस्नेरिया के पौधों में परागकण किस माध्यम से होता है। वेलिस्नेरिया, ठीक है ना, वेलिस्नेरिया एक पौधा होता है जो जल में होता है। ठीक है ना, वेलिस्नेरिया के पौधे में परागकण किस प्रकार का होता है। ठीक है ना, जिससे कमल का फूल खिलता है ना, उसके बाद जलकुंभी भी होता है, इसी प्रकार का वो पौधा होता है। तो वो भी जल में ही निकलता है। उसमें जो परागकण होते हैं कैसे होते हैं, जल के द्वारा होता है। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछता है कि कमल के फूल में जो परागकण होता है किसके माध्यम से होता है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि जल में ही लगा देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि जल में ही खिलता है, जल में ही खिलता है। तो उसमें जब जल में लगा देंगे तो गलत हो जाता है, क्योंकि जल में तो खिलता है लेकिन जो उसका कोढ़ी होता है, जो उसका फूल पुष्प होता है, वो जल से ऊपर के तरफ होता है। तो वो जल कितना भी उसमें मतलब कि अप डाउन करेगा तो उसके पुष्प तक नहीं जा सकता है। उसका जो वृंत है वही जल में मतलब कि रहता है, इसके ऊपर में पुष्प रहता है। तो हमेशा जो कमल का फूल होता है, इस कमल के फूल में पुष्प में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह होता है कीटों द्वारा या हवा के द्वारा होता है। अक्सर उसमें कीट के द्वारा ही ट्रिक लगाइएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर का है, द्विनिषेचन का क्या तात्पर्य होता है। द्विनिषेचन के कहने से मतलब क्या होता है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। इसका इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसमें बस एक ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उत्तर क्या होगा, देखिए
एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोजन करना, ठीक है ना। एक नर युग्मक होता है, ठीक है ना, जो अंड कोशिका के साथ क्या करता है, दूसरे सिनर्जिड कोशिका से क्या संयोजन मिलता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से जाकर के मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वि निषेचन की प्रक्रिया होता है, या द्वि निषेचन हम समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है सेलिया। सेलिया में परागण कैसे होता है। सेलिया में परागण कैसे होता है, एक पौधा होता है सेलिया, उसमें किस प्रकार किसके माध्यम से मतलब उसमें परागण होता है, ठीक है ना। तो उसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, उत्तर कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीट मतलब छोटे छोटे जो कीट होते हैं, मधुमक्खी जो से होती है, उसी के आकार के छोटे छोटे जो कीट होते हैं, उन्हीं के द्वारा उसमें परागण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6 नंबर, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है। जो अंड समुच्चय का जो अंड का जो पूरा प्रक्रिया बनती है, उसमें कौन सहायक होता है। तो आप लोग को हम बताए होंगे या आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि उसमें 8 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। 2 केंद्रक होता है, यानी 8 कोशिकाएं का मतलब 3 नीचे 3 ऊपर 6 और 2 केंद्रक होते हैं 8। अब 8 में से अगर यदि कोशिका पूछा जाए तो कोशिकाएं 7 होती है, अगर केंद्रक पूछा जाए तो 8 होता है। तो इसमें आपको ट्रिक लगाना है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अंड व सहायक कोशिकाएं, ठीक है ना। देखिए, अंड समुच्चय के निर्माण के कौन से सहायक हैं, तो अंड व सहायक कोशिकाएं होते हैं। अंड के ऊपर जो सहायक कोशिकाएं होते हैं ना, उन्हीं को कहा गया है। तो उन्हें उसमें आपको ट्रिक लगाना है, अंड व सहायक कोशिकाओं में। आगे देखिए, लघु बीजाणु में मात्र कोशिकाओं के कितने अरसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। जो लघु बीजाणु धानी होती है, ठीक है ना, उसमें मात्र कोशिकाओं के कितने अरसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो 50 होती है। क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें नर और प्लस मादा दोनों होते हैं, इसमें नर और मादा क्या दोनों होते हैं। तो अगर यदि 50 है तो इसमें 25 न होगा, क्योंकि अरसूत्री का विभाजन का मतलब क्या होता है कि मतलब आधा। तो अगर इसमें मान लीजिए क्या होगा, इसमें मान लीजिए 25 है, ठीक है ना, और इसमें क्या है 25, 50 में दोनों हम 25-25 रखेंगे, तो इसमें तो असूत्री विभाजन आधा 25 होगा। तो वही कह रहा है कि लघु बीजाणु में मात्र कोशिकाओं के कितने अरसूत्री विभाजन होंगे, तो कितने होंगे 50, ठीक है ना। अब 50 में क्या होगा, अरसूत्री विभाजन देखा जाएगा तो उसमें से 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को कोशिका मिला दिया जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर अगर नर में कितना हो गया 100 और इधर में कितना हो जाएगा, नर में कितना हो जाएगा 50 और मादा में कितना हो गया 50, दोनों मिलकर कितना हो गया 100, और 100 में से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50। यही यहाँ पर आपको टिक लगाना है कि 50 इसका उत्तर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक प्रारूपी आवृत बीजी पराकोष में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। एक प्रारूपी मतलब पूरा उसका चित्र सहित मतलब जो दिखाया जाता है, ठीक है ना। प्रारूपी आवृत बीजी पराकोष के लघु बीजाणुधानी में संख्या कितनी होती है। लघु मतलब छोटा, तो उसमें कितनी होती है 4 होती है, जो यहाँ पर हमने बताया, ठीक है ना। तो कितनी होती है संख्या, उसमें 4 होती है। लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है 4। अब इसी के अंदर कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला हमारा प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, देखिए अगला प्रश्न इसके जो हम कुछ देर पहले अभी डिस्कस कर रहे थे, केंद्रक कोशिका 8 कोशिका 7 कोशिका 8 केंद्र, वही प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूकोश परिपक्व होने पर होता है। एक जो प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूकोश परिपक्व कब होता है, तो ये चीज आपको जानने के लिए क्या करना होगा, उसमें एक अंड परिपक्व कब होता है, जबकि उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रीय होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वह अंड परिपक्व होता है। देखिए, इसमें 8 केंद्रक होगा और 7 कोशिकीय होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा अंड है, ठीक है ना। अब इसमें 3 कोशिकाएं होती है, 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हो जाएगी 3 और यहाँ पर हो जाएगी कितना 3, 1 2 3, तो 3 3 कितना हुआ 6, और 2 बीच में क्या होता है केंद्रक होता है। 6 2 कितना हो गया 8, तो 8 केंद्रीय हो गया और 7 कोशिकाएं होती हैं। इसी प्रकार इसी प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न कौन सा है। आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला प्रश्न कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों देखिए कौन सा प्रश्न है। देखिए, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे माना जाता है।
भारतीय, ठीक है ना, भ्रूण विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो उसका नाम होगा प्रो महेश्वरी के नाम से जानेंगे। क्या नाम होगा, प्रो महेश्वरी इसके जनक हैं, और यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न होगा नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला कौन सा भाग होता है। जो नारियल फल होता है उसमें जो रेशे बनता है वह नारियल का कौन सा भाग होता है जो उसमें रेशे का निर्माण करता है, तो वह होगा मध्य फल भित्ति, ठीक है ना। उसमें आपको क्या ट्रिक लगाना है, मध्य फल भित्ति में ट्रिक लगाना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, बहुभ्रूणता खोजी गई। बहुभ्रूणता को खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, या किसको देख करके खोजा गया था, ठीक है ना। तो उसमें आपको ट्रिक लगाना है, लीवेनहॉक द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा बहुभ्रूणता को खोजा गया था, तो लीवेनहॉक वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, टेपिटम का कार्य क्या होता है, टेपिटम क्या कार्य करता है, ठीक है ना, या टेपिटम का कार्य क्या होता है उसके बारे में जानिए। टेपिटम का कार्य होता है परागकणों का पोषण देना। जो टेपिटम होता है वह परागकण जो होते हैं उनको क्या करना, पोषण प्रदान करना, ताकि वो अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर सके और वह जीवित रहे, ताकि उन्हें हर प्रकार का प्रोटीन उसे मिलता रहे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न जो हो जाएगा, भ्रूणपोष की कोशिकाएं कितनी होती है या कैसी होती है, कितनी माध्यमों में बटी हुई रहती है। तो हमेशा याद रखिएगा जो भ्रूणपोष का जो कोशिकाएं होती है वो त्रिकोण होता है, ठीक है ना, यानी त्रिगुणी होता है, 3 उसमें होते हैं, ठीक है ना। आपको इसे याद रखना है, त्रिगुणित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा फल आभासी नहीं होता है, तो कौन सा फल आभासी नहीं होता है, आम। यह आम जो फल होता है कभी आभासी नहीं होता, क्योंकि अंडाशय में निषेचन होता है। यहीं पर ये प्रश्न आप पूछ देगा कि सेब कैसा फल है, तो आपको आभासी फल उसमें लिखना होगा, क्योंकि उसका निषेचन किसमें होता है, पुष्पासन में होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, द्वि निषेचन क्रिया क्या होती है, द्वि निषेचन क्रिया क्या होती है, तो उसका उत्तर होगा आवृत बीजी में होता है। यानी द्वि निषेचन जो प्रक्रिया होती है कौन से पौधे में होता है, तो आवृत बीजी पौधों में होता है, क्योंकि जो क्लास 12 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आवृत बीजी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना, और इसी के बारे में पूरा डिटेल्स के बारे में हमको जानना है। अगला प्रश्न हमारा होगा, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं। जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ उपस्थित होती हैं, तो यहाँ पर समझिएगा प्रतिमुख कोशिका कहाँ पे उपस्थित होती हैं। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा एक अंडाशय है, ठीक है ना, ये क्या है, अंडाशय है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो बनेगा, ठीक है ना, जो पार्ट्स बन रहा है ये वाला, तो यहाँ पर हम क्या दिखाए हैं, ये वाली हमारा प्रतिमुख कोशिका है, और ये वाली जो है ये क्या है, सहायक कोशिका है। ये सहायक कोशिका और अंड कोशिकाएं होती हैं, और यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको देखिए हम क्या कहते हैं, निभागीय छोर पर रहता है। क्या कहते हैं इसको, निभागीय छोर। क्या कहते हैं, निभागीय छोर के नाम से जानते हैं। इसी पर क्या रहता है, प्रतिमुख कोशिका स्थित रहता है। तो प्रतिमुख कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं, तो निभागीय छोर पर स्थित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, बहुसंघी दशा पाई जाती है। किस पुष्प में यानी किस भाग में बहुसंघी दशा पाई जाती है, तो उसका उत्तर होगा पुमंग में। पुमंग में पाई जाती है। पुमंग के कितने भाग होते हैं, तो पुमंग के 3 भाग होते हैं। यह कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है, ठीक है ना। स्त्री के शरीर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये आप लोग को पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो इस प्रश्न के बाद हम क्या करेंगे, उस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे और प्रत्येक पॉइंट्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे और पूरा फुल डिटेल्स रिविजन करेंगे और पूरा अच्छा से उसके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। एक एक चीज उसको समझेंगे ताकि थोड़ा भी कहीं कंफ्यूज ना रह जाए और थोड़ा सा भी कहीं छूट ना सके। तो समझिएगा दोस्तों कि यह जो अभी सेशन जो चल रहा है यह सेशन रिवीजन का ही चल रहा है। ये स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का अभी, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं रह गया है, बस 15 दिन या 10 दिन का समय रह गया, जिसमें हम इस बायोलॉजी के रिवीजन बुक को हम क्या करेंगे, जो बुक है इसको पूरा रिवीजन कर लेंगे पूरे शुरू से लेकर के अंत तक, ताकि प्रत्येक चीज़ को हम लोग समझ सकें और प्रत्येक चीज़ के बारे में हम लोग जान सकें। जो छूटा होगा वो भी हम उसके बारे में जानेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन ये वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग को पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, बीच में कहीं रुके ना। तो बस दोस्तों आज कितना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इसका अगला जो भाग होगा उसको अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।